नमस्कार किसान साथियों, धान की फसल में कल्ले कैसे बढ़ाएं, धान की फसल की ग्रोथ जो रुकी हुई है उसको कैसे बढ़ाएं और धान की फसल से अधिक उत्पादन कैसे लें, यह आज किसान भाइयों का प्रश्न है। और अधिकतर किसान भाई यह जानकारी चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि धान की फसल से अधिक उपज कैसे लें, धान की फसल में कल्लों की संख्या को कैसे बढ़ाएं, धान की स्वस्थ फसल कैसे तैयार करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यह सारी जानकारी देंगे और यह जानकारी आपको एक साइंटिफिक तरीके से देने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे फार्मर से मिलाने वाले हैं, एक ऐसे किसान से मिलाने वाले हैं जो पिछले कई सालों से धान की खेती कर रहे हैं, धान की अच्छी उपज ले रहे हैं और बिना केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करके ही धान की जो उपज है वो अच्छी ले रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि यह सारी समस्या का समाधान क्या हो सकता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा नॉलेज वाला हो सकता है और यह वीडियो आपकी धान की फसल की उपज को 20 से 30% तक बढ़ा भी सकता है। तो तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी आपको मिलती रहे और आप उसका लाभ लेते जाएं। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, आज हम भोपाल में हैं और भोपाल में हम पहुंचे हैं मिसरौद के पास में एक फार्म है अमित पाटीदार जी का, जो कि तुलसी नेचुरल फार्म है। और यहाँ पर हम अमित पाटीदार जी से जानेंगे कि वह किस तरीके से धान की खेती कर रहे हैं, धान की जो उपज है वो किस तरीके से ले रहे हैं, कैसे कम लागत में अधिक उपज धान की वो ले पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। तो भैया नमस्कार। नमस्कार। हमारे किसान भाइयों का कमेंट है कि धान की फसल में अधिक कल्ले कैसे बढ़ाएं, ये सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि धान की फसल किसान भाई करता है तो उसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि धान की फसल से अधिक कल्ले तो अधिक उत्पादन। तो इस पर हम आज के इस वीडियो में किसान भाइयों को जानकारी देने वाले हैं। तो आप बताइए कि आप पिछले कई सालों से धान की खेती कर रहे हैं, तो धान की खेती से अधिक उपज कैसे ले सकती है। जी, नमस्कार किसान साथियों। मेरे अनुभव में मिट्टी का स्वस्थ होती है तो उत्पादन हमेशा आगे बढ़ता है। किसान साथी गलती करते हैं, वो केवल खाद को ही संपूर्ण समझ लेते हैं कि जो हम खाद डाल रहे हैं वो ही से ही कल्ले बढ़ाते हैं। उसकी जानकारी सही भी और गलत भी है, क्योंकि किसान साथियों को पता नहीं होता है कौन से खाद के स्टेज में डालना चाहिए और क्या मिट्टी उस खाद को उठा पा रही है, ये बड़ा प्रश्न है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मिट्टी की सेहत को स्वस्थ करते हैं, मिट्टी का पीएच को बैलेंस करते हैं। जब मिट्टी का पीएच 6.5 से 7 के बीच में रहता है, उसी टाइम सारे खाद उपलब्ध होता है। अगर पीएच बढ़ता है या घटता है तो उसके असंतुलित होने से वो खाद नहीं उठा पाती है। तो हम साथ साथ ये देखते हैं मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन हो, ऑर्गेनिक मैटर हो, साथ साथ पीएच कंट्रोल हो। उसके लिए हमारी जो विगत सालों की वो हम मेहनत है, हम चाहते हैं किसान साथियों को साझा करें। हम हमारी कल्ले की जो स्टेज होती है उसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारे खेतों में हम नीम खली का इस्तेमाल करें। नीम खली 25 से 50 किलो हम डालते हैं इसमें, ताकि पौधे में कड़ापन रहता है, मिट्टी की जो मिट्टी रोग मुक्त होती है और सूक्ष्म पोषण तत्व उससे मिलते हैं ताकि फसल हमारी स्वस्थ रहती है। तो ये तो हो गई हमारी नीम खली। साथ साथ हम इस्तेमाल करते हैं इसमें न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन जो हमारा उस प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है न्यूट्रीब्लेंड। न्यूट्रीब्लेंड में क्या है, सारे सूक्ष्म पोषक तत्व के साथ साथ इसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन भी है, ऑर्गेनिक मैटर भी है। तो उससे होता क्या है कि संपूर्ण बैलेंस बनता है। ये 6.5 पीएच का ये दुनिया का पहला खाद है जिसके अंदर सारे सूक्ष्म तत्व मिलते हैं। किसान साथी को 5 किलो प्रति एकड़ धान की फसल में डलता है और किसान का उसका जो कल्ले की स्टेज पे ही डालना चाहिए। जो कल्ले की स्टेज 25 से लेकर 45 दिन की स्टेज पे उसको डालना चाहिए ताकि उत्पादकता बढ़े। जड़ को सुधारने के लिए इनको माइक्रोराइजा की आवश्यकता पड़ती है। तो माइक्रोराइजा के लिए आप रूट वाइटल का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी अच्छी कंपनी का माइक्रोराइजा लें। कम से कम 5-4 आईपी का होना चाहिए ताकि अपटेक अच्छा हो और उसको जल्दी फायदा मिले। माइक्रोराइजा के क्या रोल्स होते हैं धान की फसल में। माइक्रोराइजा का बहुत बड़ा रोल है, खासकर धान की फसलों में। हमारी जो जड़ तंत्र जितना गहरा जाता है और जितने उसके फीडर रूट जितने बढ़ते हैं उससे हमारी फसल बहुत अच्छी होती है। जैसे आप ये देख रहे होंगे मेरे हाथ में फसल है धान की रूट, ये मात्र 18 से 20 दिन की फसल है। और देखिए मात्र अभी इसकी रुपाई की हुई है 18 से 20 दिन ही हुए हैं। हाँ जी, अच्छा, और रूट तो बड़ा लंबा दिख रहा है, ये करीबन एक वित्ते से भी लंबा है ये तो। देखिए ये बिल्कुल उसकी सेंटर रूट है, ये गहरी जाना चाहिए। उसके बाद ये फीडर रूट्स हैं, ये चौड़ी होना चाहिए। अच्छा। तो इससे होता क्या, तना मजबूत बनता है। हाँ, कोई भी आप पेड़ देखें, जितना पेड़ हवा में उतना ही पेड़ जमीन में है। तो इसकी जो मेन रूट है वो बहुत गहरी जाए ताकि वो पोषण तत्व को ले पाए और फीडर रूट आसपास के न्यूट्रिएंट को कलेक्ट कर पाए। तो जब ऐसा बनता है तो पौधा 360 डिग्री विकास करता है, पौधे में कीट भी नहीं आते और पूरा बिल्कुल सुरक्षित रहता है। तो ये हमारा माइक्रोराइजा काम करता है। कि किसान भाइयों को माइक्रोराइजा का उपयोग करना चाहिए धान की कल्ले की अवस्था में। इसके अलावा और क्या क्या है जो कि धान की उपज को प्रभावित करता है और धान की उपज अधिक बढ़ाने में सहायक होता है। देखिए
दूसरी जो सबसे समस्या है वो है सॉइल बॉर्न डिजीज की। मिट्टी जनित प्रॉब्लम से ही आपकी उपज बहुत कम होती है। तो खासकर धान में जो मिट्टी जनित दिक्कत दिखती है हमको, एक तो फंगस की समस्या देखते हैं हम लोग, हाँ, बहुत ज्यादा। जड़ काली हो जाती है जी, उसकी, जी, और दूसरी आती है रेड वर्म की हाँ, समस्या। ये दो मुख्य समस्या आती है। हम्म, और हाँ, तीसरी स्टेम बोरर की। जी, तो ये सब प्रक्रिया जो होती है जड़ से ही चालू होती है। अच्छा, इनके कीट नीचे से बैठते हैं, जड़ों में घुसते हैं, हम्म, तनों में घुसते हैं और हमारा नुकसान करते हैं। अच्छा, तो और फंगस भी इसलिए आती है कि मौसम का ह्यूमिडिटी के कारण फंगस बढ़ती है, हम्म, और मिट्टी में अच्छे माइक्रोब्स, मिट्टी जिंदा रहती नहीं है, तो हमारी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। जी, तो उसका हम विशेष ध्यान रखते हैं। जी, तो इसके लिए जो किसान साथी मिट्टी रस का उपयोग करते हैं, हम्म, जो इसमें 30 जीवाणु है, हम्म, जो मिट्टी जनित जितनी दिक्कतें सब को ठीक करती है, साथ ही साथ जो न्यूट्रिशन अगर मिट्टी के अंदर पड़े हैं उनको भी आसानी से उपलब्ध करा के पौधों को देता है। अच्छा, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप किसान साथी को मिट्टी रस का इस्तेमाल करना चाहिए। जी, और साथ ही साथ पोरोसॉइल जो मिट्टी को भुरभुरी करता है, मिट्टी का पीएच सुधारता है, और जो भी आप न्यूट्रिशन देते हो उसको अच्छे से अपटेक कर पाता है। तो ये दो उत्पाद किसान को डालना ही डालना चाहिए। अच्छा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, जैसे कि अभी अपने रेड वर्म का बताया, फंगस का बताया, धान की फसल में और भी समस्याएं आती हैं, माहों की समस्या आती है, रस चूसक कीटों का अटैक होता है, ब्लाइट वगैरह ये सब आता है। तो इसके कंट्रोल के लिए आप क्या करते हैं, और किसान भाइयों के लिए किस तरीके से आप सजेस्ट करेंगे कि आप इस तरीके से यदि काम करेंगे तो यह सारी समस्याएं जो धान की फसल में ओवरऑल आज देखने को मिल रही हैं और किसान भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो उनको आप किस तरीके से समझाएंगे? ये मैं किसान साथियों को समझाना चाहता हूँ कि जब रस चूसक कीट आता है, जी, वो सूक्ष्म पोषक तत्व कमी से आता है। जी, अगर पौधे में कैल्शियम की कमी होगी या न्यूट्रिशन कमी होती है, हम्म, पौधा कमजोर होता है, हम्म, तब उनका अटैक सबसे ज्यादा हम देख पाते हैं। अच्छा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमने आपको नीम खली पहले डलवाई थी, जी, उसका असर पूरे खेत की 4 से 5 महीनों की पूरी फसल है तब तक रहता है। हाँ, साथ ही साथ अगर किसान साथी जो नीम खली इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर वो नीम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, हम्म, अगर 10,000 ppm का नीम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, वो भी रस चूसक कीटों को रोकथाम करता है, साथ साथ मिट्टी संबंधित जो भी फंगस भी है उनको भी ठीक करता है। अच्छा, तो किसान साथियों को ये दो जो इस्तेमाल करना चाहिए। ऊपर से अगर कुछ पेस्ट है, हम्म, तो उसके लिए कुछ हमारे पास माइक्रोब्स है, हम्म, तो माइक्रोब्स का समावेश करके भी हम हमारे बीपीएच की समस्या, साथ साथ जो स्टेम बोरर की समस्या और भी कई प्रकार की समस्या जो आती है, उनका रोकथाम बहुत आसानी से हो ऐसे जाता है। कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जो रस चूसक कीटों को कंट्रोल के रस लिए? चूसक कीटों के लिए जो माइक्रोब्स काम करते हैं उसका नाम वर्टिसिलियम लिकानी हम्म, और बोवेरिया बेसियाना। हम्म, तो ये दो बैक्टीरियाज हैं जो बहुत अच्छे से काम करते हैं। इसका डोज वगैरह क्या किसान भाइयों को डालना किसान चाहिए? साथियों को अगर कोई कंपनी का टेलकम बेस्ड आता है तो 1 से 2 किलो प्रति एकड़ डाल सकते हैं वो। जी, और कोई कोई डेक्सट्रोज बेस्ड उत्पाद आता है तो 250 ग्राम से लेकर 500 ग्राम का इस्तेमाल वो कर तो सकते इसको हैं। किसान को ब्रॉडकास्टिंग में डलवाना चाहिए कि या स्प्रे के माध्यम हाँ से देना चाहिए? जी। तो टेलकम वाला है वो आप ब्रॉडकास्टिंग में डालें तो ज़्यादा लंबा परिणाम देगा, क्योंकि धान की जो नमी होती है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं आप जानते हैं नमी में ही जिंदा रहते हैं। तो अगर ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं तो वो लंबे परिणाम उनको मिलते हैं। स्प्रे फिर दूसरा विकल्प है स्प्रे का। तो जब आपको कीट दिखे उसके पहले ही आपको सचेत होना चाहिए। बायोलॉजिकल उत्पाद बहुत तेजी से काम नहीं करते, इसलिए आपको प्रिवेंशन के रूप में आपको पहले इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उसके परिणाम बहुत अच्छे से उनको मिल पाए। अच्छा। और किसान भाइयों को धान की उपज, जैसे कि उनकी जो लागत है उसको कम करते हुए उपज अधिक कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में क्या सजेस्ट हाँ, करेंगे आप? देखिए किसान साथियों, इसमें मुख्य जो कल्ले की स्टेज होती है जी, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के साथ साथ पेस्ट मैनेजमेंट हम्म, और भूमि जनित बीमारी अगर नहीं होती है हम्म, तो इसका विकास अच्छे से होता है धान का। हम्म, साथ साथ हम एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पे पाटा लगाते हैं। अच्छा, किसान साथी केवल खाद ही देते हैं। जी, हम क्या करते हैं, मान लो हम सरसों खली का इस्तेमाल कर रहे हैं, नीम खली का इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो भी हम जैविक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम हमारे किसान भाई यहाँ पे पाटा लगाते हैं। हम्म, पाटा क्या होता है, एक लकड़ी का एक लोड होता है जी, छोटा सा, हाँ, जिसमें रस्सी बांधी हाँ, आती है कंधों पे, हाँ, और किसान साथी उसको चलाता है सीधे और उल्टे। हाँ, इस तरीके से जब जाता है तो उसका तनाव जो होता है वो झुकता है नीचे, जैसे ये पना है जी, आपको ये झुकेगा, जी, और यहाँ से कुछ जो फीडर रूट्स है वो टूटती हैं। जी, तो अब पेड़ अपने आप को बचाने के लिए नया जड़ तंत्र और विकास करता है। ठीक है, तो जड़ तंत्र का विकास होता है तो फिर से न्यूट्रिएंट अपटेक होता है और पौधा स्वस्थ होता है और अपने आप कल्लों का विकास होता है। अच्छा। तो मैं साथियों बात करता हूँ, इसको तनाव देना भी जरूरी है। तो हम अगर पाटा लगाते तो उससे भी हमारा तो ये काफी अच्छा पाटा होता कब है। लगाना चाहिए? पाटा ये टिलर्स की स्टेज में होना चाहिए, 25 दिन से 45 दिन की जो स्टेज होती है, हम्म, उसमें कम से कम किसान साथी को 2 बार पाटा लगाना चाहिए। धान की फसल? हाँ, पूर्व से पश्चिम और जी, फिर उत्तर से दक्षिण एक अच्छा, बार ऐसे लगाना चाहिए, ताकि 360 डिग्री पौधे का विकास हो। अच्छा, खरपतवार नियंत्रण भी इससे होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, जैसे इसमें होता है
पत्ते के अंदर लीफ फोल्डर आता है जी। जो अपने आप को पत्ते को वो बांध लेता है। हम्म, तो अगर हम पाटा लगाते हैं तो वो उसके जो अंडे होते हैं और लार्वा होता है दोनों गिर जाते हैं। अच्छा। एक साथ दोनों काम करता है, अंडे होंगे वो भी गिर जाते हैं और अगर लार्वा उसके अंदर बंद है वो भी पानी के अंदर नीचे मतलब गिर जाता है। धान की फसल में पाटा लगाने के बहुत से बहुत फायदे से हैं, फायदे कीट हैं नियंत्रण भी हो रहा है, खरपतवार और नियंत्रण मतलब भी भी हो हो रहा है, रहा है कल्ले भी बढ़ रहे हैं और उपज में भी प्रभाव पड़ रहा तो है। बहुत एक आसान प्रश्न हो गया। किसान भाइयों का सबसे ज्यादा रहता है, आज अपन ऑर्गेनिक फार्म पर खड़े हैं तो जी ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हैं। अधिकतर किसान भाई ऑर्गेनिक खेती नहीं करता है, वो यूरिया डीएपी ये सारे खाद अपनी फसलों में डालता है, उपयोग करता है क्योंकि उसको उपज से बढ़ाना है। तो किसान भाइयों का प्रश्न आता है, कई बार कमेंट आते हैं कि भाई हम खाद डाल रहे हैं, रासायनिक खेती कर रहे हैं, तो उसमें हम जैविक खेती को कैसे इंक्लूड करें, कैसे हम उसको आगे बढ़ाएं और कैसे हम इन सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करके आगे बढ़ते जाएं। तो इस पर हमें कुछ बात बताइए ताकि हम भी इससे कदम से कदम मिलाकर आपके साथ तो चल किसान पड़ें। साथी अब दौर है संतुलित खेती का, जी। तो हमें संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि जैविक खेती का विकास धीरे धीरे हो रहा है, जी। पर किसान साथी एकदम से पहले साल में बहुत चीज नहीं समझ सकते हैं। हम्म, तो वहाँ किसान साथी के पास विकल्प है, वो संतुलित खेती की जाए। तो जो मिट्टी में जो चीजें हैं उसमें किसान कम से कम जहर न डाले, हम्म, ताकि मिट्टी के कार्बन रेशियो और बैक्टीरिया को दिक्कत ना आए, वो अपने परिवार को बढ़ा पाए अच्छे से। हम्म, और हमारा कार्बन दर जो 0.3 0.5 है वो कम से कम 1 1.5 2 2.5% तक बढ़ पाए, ताकि हमारा रोकथाम कम हो। दूसरा विकल्प जो खाद का इस्तेमाल करना किसान गलत तरीके से जानते हैं, उसको सही तरीके से किया जाए। जैसे यूरिया अनावश्यक तरीके से बहुत ज़्यादा डालते हैं, उसको कम किया जाए। कम करने के कुछ तरीके हैं किसान साथियों को, हमें हर खेतों में एक वेंचुरी लगाना चाहिए, ताकि ड्रम के अंदर हम यूरिया घोलें और उसको हमारे बहते पानी के साथ हम उसको चला दें, ताकि आप जो 45 किलो का जो आप कट्टा डालते हैं वो आप प्रति एकड़ हर पानी में ऐसे आप 10-10 किलो करके डालें। फ्रीक्वेंट डोज पे ना, फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ाए रखें, ताकि आपकी जो मान लो कोई कोई किसान 3 कट्टे डालता है तो वहाँ उनसे 1 या 1.5 कट्टे के अंदर भी उनका काम हो सकता है, और उपज आ सकती वो है। बचा सकती है। साथ साथ डीएपी का भी इस्तेमाल किसान साथी एक दिन पहले घोल ले उसको पानी में, अच्छा। और इसी वेंचुरी के साथ यूरिया डीएपी मिला के वो चला सकता है। ये तो हो गया पोषक तत्व की बात है। अब सूक्ष्म पोषक तत्व भी बहुत जरूरी होती है। जैसे आप जानते हैं जिंक से भी बहुत फायदा होता है। जिंक खेरा रोग को रोकता है, जिंक बहुत सारी समस्याओं का रोकथाम करता है। तो ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म तत्व को भी समावेश, अकेला जिंक से काम नहीं होगा। अकेला जिंक बढ़ेगा तो टॉक्सिटी आएगी, टॉक्सिटी आएगी फिर पीएच गड़बड़ होगा, फिर असंतुलन होगा। इसलिए सारे जो सूक्ष्म तत्व है वो देना जरूरी है। तो उसका भी इस्तेमाल हम बहते पानी से चलाएं। अगर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो संतुलित मात्रा में खाद बनाया जाए। उसका एक तरीका मैं किसान साथियों साझा करता हूँ। 2 से 3 कुंटल गोबर खाद लें, उसमें ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व को डालें और उनको डालने के बाद उसको ब्रॉडकास्ट करें। तो जहाँ पे वो अगर 10 किलो डाल रहे थे तो वहाँ पे उनको मात्र 3 से 4 किलो ही लगेगा। तो अगर उसके साथ फायदा क्या होगा, वो लंबा भी काम देगा और जल्दी भी काम करेगा। दोनों तरीके से काम करता है और ऑर्गेनिक कार्बन को भी धीरे धीरे बढ़ाएगा। तो हमें गोबर में समावेश करके खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे गोबर भी कम लगे और खाद भी कम लगे। तो किसान साथी जैसे कि भाई साहब ने बताया, जो आज हम यूरिया डीएपी की जो अतिरिक्त मात्रा अपने खेतों में डाल रहे हैं, लगातार हम उनका जो प्रयोग कर रहे हैं और अनावश्यक तरीके से कर रहे हैं, तो उसका यदि हमें समाधान चाहिए है तो हम उसको ब्रॉडकास्ट जब करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उसको तोड़कर, जैसे कि भाई साहब ने बताया, गोबर की खाद में हम उसको मिला लें, फिर उसके बाद में खेत में डालें, जिससे कि उसके जो परिणाम है वो अच्छे आते हैं और खाद कम लगता है। एक और प्रश्न है भाई साहब, ये तो हुई खाद की बात आती है जब हम बायोलॉजिकल की तरफ जाते हैं, बायो जी फर्टिलाइजर की तरफ जाते हैं, जैसे कि एनपीके बैक्टीरिया वगैरह जो माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जी जीवाणु हैं। तो इनमें भी किसान भाइयों का एक मिथ है कि जब हम रासायनिक खेती कर रहे हैं तो हम इन जब जब हम इन बैक्टीरिया को अपने खेत में डालेंगे तो फिर वो फिर मरेंगे, तो जी क्या हम उनको डाल सकते हैं या क्या वो हमारी फसल में काम करेंगे, जी या उनको डालने का सही तरीका क्या होना चाहिए? तो इस पर हमारे किसान भाइयों का मार्गदर्शन करें। जी, बहुत अच्छा सवाल है। किसान साथियों को मन में बहुत डर होता है कि यार हमने जो उत्पाद यूज कर रहे हैं, खाद भी डाल रहे हैं, बायोलॉजिकल इस्तेमाल, ऐसा तो नहीं कि दोनों में से काम कौन सा कर रहा है, कहीं मर तो नहीं रहे। तो इसका मैं सही तरीका बताना चाहूँगा। किसान साथियों को जो खाद का इस्तेमाल करें, कोई भी रासायनिक खाद, अगर उसमें कीटनाशक है, कोई हर्बिसाइड है या कोई इंसेक्टिसाइड है, उसमें कम से कम 7 से 10 दिन का गैप रखना चाहिए, ताकि जो सूक्ष्म जीव है उनको बढ़ने का समय मिल जाए। जो कि उनका जो जीवन होता है मिट्टी में ही होता है, तो उनमें सहन शक्ति होती है, वो अपने जीवन काल को बढ़ा लेंगे वहीं पे और वो समावेश कर लेंगे, पर उनको एक समय चाहिए। तो कम से कम 7 से 10 दिन का एक उन्हें आप अंतराल दें
दोनों को साथ मिला के ना करें तो दोनों को साथ मिलाने करने में से परिणाम कहीं नहीं मिलते हैं। कम से 7-10 दिन का उसको गैप रखना चाहिए ताकि दोनों खाद भी सही इस्तेमाल हो और आपका जो खाद डाल रहे हैं उसका पैसा आपका वसूल हो जाए। तो ये एक तरीका है जैसे कि भाई साहब ने बताया। अब बात करते हैं उनकी फसल के ऊपर। जैसे कि हम पीछे जो धान की फसल देख पा रहे हैं, तो यह कितने दिन की धान की फसल है और अभी तक आपने अपनी धान की फसल में क्या खाद डाला है, और पिछले साल आपने धान की जो उपज है वो कितनी ली थी। पुराने तरीके से जो आप धान की खेती कर रहे हैं तो उपज क्या ले पा रहे हैं, क्योंकि जो रासायनिक खेती करने वाले जो किसान हैं वो क्या है कि उपज उनका जो है वो ज़्यादा आता है, या वो ये बोलते हैं कि भाई हम रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएंगे तो हमारा जो उपज है वो कम आएगा और हमें कम पैसा मिलेगा। तो इस पे भी हमारे किसान भाइयों को आप अपना। जी, मैं आपको इस प्रश्न का एक बहुत अच्छा जवाब देता हूँ। उनका प्रश्न बिल्कुल जायज़ है क्योंकि जब किसान को समस्या का हल पता ही नहीं होता है तो उनकी उत्पादकता वाक़ई में कम होती है और इसमें जितना नॉलेज लेना चाहिए किसान को उतना नॉलेज को मिल नहीं पाता है। तो हमने जब शुरुआत की तो हमने पूरा नॉलेज इकट्ठा किया, उसके बाद काम किया। हमने पहले काम करने के बाद नॉलेज नहीं लिया, पहले हमने पूरा नॉलेज लिया और फिर काम किया ताकि हमें लागत में दिक्कत ना आए। अब हम करते क्या है, हम मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए देशी गोवंश का गोबर नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं, गीले रूप में, तरल के रूप में भी और सॉलिड के रूप में भी। तो ये हमारा ऑर्गेनिक कार्बन का हमारा सोर्स रहता है और फसल चक्र को हम बनाते हैं। फसल चक्र बनाने से कीटों की समस्याएं कम होती है, फंगस समस्याएं कम होती है, इवन खरपतवार के बीज भी काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये हम चीज़ ध्यान रखते हैं। और धान की फसल में हम क्या ध्यान रखते हैं, जैसे अब इसमें हम कोई पोषक तत्व तो दे नहीं रहे, मान लो आपको यूरिया, डीएपी या चीज़ें, तो हम सूक्ष्म पोषक तत्व रूप में सरसों खली, नीम खली ऐसे इस्तेमाल करते हैं। इनके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं और साथ साथ घर के अंदर की जो अनाज है, दाल है, तिलहन है, दलहन है, हमारे मुनगा के पेड़ के पत्ते हैं, इमली के पेड़ के पत्ते हैं, उनका भी समावेश हम करते हैं पानी के अंदर सड़ा के, गोमूत्र का इस्तेमाल करके और उसको नियमित हम पानी में डालते हैं। तो उससे हम सारे सूक्ष्म तत्व उनको आसानी से मिल जाते हैं, इवन अमीनो एसिड भी उनको मिल जाती है। तो किसानों को बाजार जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम चाह रहे हैं न्यूट्रिएंट के रूप में जो मैंने पहला तरीका बताया था गोबर के साथ इस्तेमाल करें, उससे उनका खाद कम करें, साथ साथ कुछ प्राकृतिक तरीके भी अपनाएं। दोनों का जब समावेश करते हैं ना तो उससे उत्पादकता बहुत अच्छी होती है और लागत भी बहुत कम आती है। अभी आप धान की उपज जो है वो क्या ले पा रहे हैं ऑर्गेनिक खेती जो में? मेरी पिछले वर्ष की जो उपज है, जो मेरे पास जो अब तक के रिकॉर्ड रहे हैं, मेरे यहाँ 24 कुंटल से लेके 19 कुंटल तक के उत्पादन रहे हैं। जब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या आई है, जब पूरी प्रकृति समस्या से रहती है तो हमारे उत्पादन कम आता है, 19 कुंटल तक आता है और हमारी जब फसल फेवरेबल चीज़ें रहती हैं तब उत्पादकता मौसम हमारे सही यहाँ रहता है, कंडीशन सही रहती है तो उत्पादन बढ़ता है। बढ़ता है। तो ये उत्पादन की हमारा अब तक का रिकॉर्ड रहा है। उम्मीद है इस वर्ष तो आप जान रहे हैं अल नीनो का इफेक्ट है, हमारे मध्य प्रदेश में पानी काफ़ी कम है इस बार। उसके बाद भी हम चाह रहे हैं, शुरू से हमारी मेंटेन आप देख रहे हैं, अभी 18 दिन में भी हमारी फसल काफ़ी अच्छी हाँ, है। अच्छी दिख रही है, काफ़ी हरी है। तो अभी तक अब आपने क्या खाद डाला है? अभी हमने खाद के रूप में केवल आपने मिट्टी मिट्टी के लिए हमने मिट्टी रस डाला और पोरोसॉइल डाला है और हमारा जो गोबर खाद है वो 2 से 3 कुंटल प्रति एकड़ हमने डाला है। तो इस तरीके से हमने अभी इसको समावेश किया है। तो किसान साथियों, जैसे कि आज की इस वीडियो में हमने जाना कि धान की फसल को हम कैसे अच्छे से ले सकते हैं, कैसे कम लागत में अधिक उत्पादन ले सकते हैं, और भाई साहब ने बताया कि बहुत सी चीज़ें हैं प्रकृति में, बहुत से ऐसे जो हमारे घर पर भी ऐसी चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके हम खेती की जो लागत है उसको कम कर सकते हैं, उपज को बढ़ा सकते हैं, मिट्टी को सुधार कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों की यदि आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए कि कौन सा फार्मूला किस तरीके से बनाना है, कौन सा खाद किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से हमें अपनी खेत की मिट्टी को स्वस्थ बनाना है, तो यह सारी यदि आपको जानकारी चाहिए तो आपके साथ हम एक कंपटीशन करेंगे कि आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करना है। कम से कम आपको इस वीडियो में 1000 कमेंट लाना है। यदि आप इस वीडियो में 1000 कमेंट लाते हैं तो मैं कमिटमेंट करता हूं, मैं भाई साहब के अंदर जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी उनने यूज़ किया है पिछले 10 सालों से, जितने भी उनने रिसर्च की है, वो सारी रिसर्च हम आपको आपके साथ में साझा करेंगे। भाई साहब का ज्ञान हम पूरा आपके इस चैनल पर बताएंगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, कमेंट कराना है और पेज को फॉलो करना है, चैनल को फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आप तक और सभी किसान भाइयों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचे और वह इन जो फार्मूले हैं, जो खेती की जो जानकारी है, उसको लेकर अपनी खेती की जो लागत बढ़ रही है उसको कम करें, अपने उपज को बढ़ाएं, अपने स्वास्थ्य को ठीक करें, प्रकृति को स्वस्थ करें, पर्यावरण को स्वस्थ करें और सारे और पूरे भारत वर्ष को जहर मुक्त बनाने में हमारे साथ में आप कनेक्ट हो सकते हैं। बस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। लास्ट
क्वेश्चन है भाई साहब का, भाई लास्ट क्वेश्चन है सर से कि भाई साहब आप और क्या संदेश दे सकते हैं हमारे किसान भाई? मैं किसान साथियों को संदेश देना चाहता हूँ कि अब वक्त है जागरूक होने का। हम जागे। हम कब तक के खाद डालेंगे, कब तक हमारी धरती माता को खराब करेंगे, कब तक ये इंसेक्टिसाइड हर्बिसाइड ये डालते रहेंगे। इससे हमारी लागत ही बढ़ रही है और हमारी उस फसल का उत्पादन ही कम हो रहा है। हमें सही सोच की, सही समझ की हम संतुलित खेती पे आए। संतुलित खेती से धीरे धीरे हम प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े। तो अगर आपका हम कदम बढ़ाएंगे आपके साथ, आप एक कदम हमारे साथ बढ़ाइए, हम पूरी जानकारी आपके साथ लाएंगे। जय हिंद, तो जय भारत। भाई साहब ने भी कमेंटमेंट कर दिया है, यदि आप एक कदम बढ़ाएंगे तो हम आपके साथ में 2 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आप हमारे साथ, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक सपोर्ट करें, अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय जवान जय